शबानाज़ के पूरे परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं कहूँगी कि एक बार आप मेरे व्लॉग को ध्यान से सुनिए और मेरी स्टोरी को जानने की कोशिश कीजिए कि ये स्टोरियाँ इतनी सारी मेरी कैसे हो सकती हैं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मेरी उम्र बहुत कम थी, यानी कि 16-17 साल। घर के माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और उसकी वजह से मैं ये चाहती थी कि किसी तरह से मैं अपने माँ बाप का हाथ बटा सकूं और अपने घर वालों को खुश कर सकूं। ईद का मौका था, अनकरीब ईद आने वाली थी और मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि कहीं भी मुझे छोटी मोटी जॉब मिल जाए ताकि मैं अपने बहन भाइयों के लिए कुछ कर सकूं, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकूं। ख़ास करके अपनी माँ के लिए मैं बहुत चाहती थी और इस तरह से मैंने कई जगह ट्राई करा, लेकिन जॉब मुझे मिलने को तैयार नहीं थी। पढ़ी लिखी थी, फिर भी मैंने कहा कि कोई बात नहीं। जिस तरह से शादियों में एक वेटर का काम करती हैं लड़कियां, मैंने वहाँ पे अपनी दोस्त से कहा कि अगर ये काम मिल जाए तो मैं भी यही काम कर लूँगी। लेकिन ईद के टाइम पे मैं अपने बहन भाइयों के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। उस वक्त अपनों का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है और इस तरह से मैंने वहाँ पे अपने लिए जॉब निकाल ली। शुरू में तो बहुत अजीब सा लग रहा था और अपने दिल को मैं मार करके और वहाँ जा रही थी काम करने के लिए। लेकिन ये नहीं पता था कि वहाँ जाके मैं अपनी इज़्ज़त को भी गँवा दूँगी। अक्सर वहाँ पर इस तरह से काम लिया जाता है कि पहले पैसे दिखाए जाते हैं, कम उम्र की लड़कियों को लिया जाता है, शॉर्ट कपड़े होने चाहिए और अगर कोई लड़का या कोई आदमी तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करता है तो तुम कुछ नहीं कह सकती। चुप रहना है, तुम्हें काम करना है, क्योंकि उन सब का बारातियों का दिल जीतना है। मुझे ये सब चीज़ों का पता नहीं था। जब मैं पहली बार गई तो कभी कोई कहीं से हाथ लगाता तो कभी कोई कहीं से नोचता और मैंने जब कहा तो उन लोगों ने मुझसे कहा, यहाँ ये सब कुछ होता है और ये आम बात है, तुम्हें भी इन सारी चीज़ों की आदत रफ्ते रफ्ते हो जाएगी। पर मेरा ईमान इस चीज़ को गवाही नहीं दे रहा था। मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन जिस्म फरोशी के साथ नहीं। एक तो उम्र कम, ऊपर से ये तजुर्बा नहीं। पैसों की तंगी के आगे मैं हार गई और ये काम करने पे मजबूर हो गई। एक आदमी की बहुत दिनों से मेरे ऊपर नज़र थी और वो नज़र गड़ाए बैठा था। पैसे तो इतने मिले कि मैंने घर वालों की जम के शॉपिंग भी कराई, सारी चीज़ें दिलाई। ईद बहुत अच्छे से मनाई गई मेरे घर में। 4 पैसे आए, सब खुश हो गए, पर किसी ने ये नहीं पूछा ये पैसे आए कहाँ से। अम्मी ने जब पूछा तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी एक जॉब मिल गई है और वो रात की ही ड्यूटी रहती है। अम्मी ने कसम ली तो मैंने झूठी कसम खाई कि अम्मी ऐसा कोई काम नहीं जो मैं कर रही हूँ, इज़्ज़त का काम है। बस उस दिन का वो झूठ मेरे लिए इतना भारी पड़ा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़िंदगी में ये वक्त भी आएगा। उस आदमी की नज़र मेरे ऊपर जब पड़ी तो वो आदमी बहुत देर से मुझे घूर रहा था। वो स्मोकिंग भी कर रहा था और ड्रिंक भी कर रहा था, पर उसकी नज़र एकटुक मेरे ऊपर थी, क्योंकि जितना हमारा ग्रुप था उनमें सबसे छोटी मैं ही थी और कम उम्र होने की वजह से आपको पता है ये वजूद भी कम ही दिखता है। मैं अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसकी निगाहों से ना बच पाई। उसने मुझे बुलाया अपने पास और कहा कि मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम इस काबिल नहीं हो कि ये वाला काम करो। मेरे पास एक ऑफ़र है अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो। जब उसने इस बात को कहा तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात कर रहा है, क्या शरीफ आदमी लग रहा है। मैंने कहा हाँ मैं पढ़ी भी हूँ, मैंने 12 कर रखा है। उसने मुझसे कहा कि तो ये एड्रेस लेना और कल मेरे ऑफ़िस में आके मिलना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी जॉब दूँगा। और इस तरह से मैं उसके यहाँ पर गई। रात मैंने बड़ी खुशी गुजारी। सुबह होते ही मैं तैयार होकर उसके यहाँ चली गई। उसने मुझे कहा कि केबिन में बैठना है और ये काम है, लैपटॉप पे करना है, आता है तुमसे? मैंने कहा आता है। तो उसने मुझे काम बताया और मैं काम करने लगी। 8 दिन मेरे ऐसे ही गुजर गए। जब 9वां 10वां दिन आया उसने मुझे अपने ऑफ़िस के अंदर बुलाया और बुला कर के कहा कि तुम्हें कुछ काम और मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें रात को या शाम में थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। मैं तुम्हें भरपूर कीमत दूँगा और तुम काम करना।
मैंने उनसे पूछा, सर क्या काम है? क्योंकि मैंने उसकी नज़र में उस दिन कुछ भी नहीं देखा था। उसने मुझसे कहा, वही फ़ाइलों का काम है, लेकिन बस ये कि थोड़ा जल्दी का काम है, इसलिए मैंने तुम्हें रुकाया, किसी और पे मैं भरोसा नहीं कर सकता। मैं भी चुप हो गई। रात को काम कर रही थी मैं, उसने मुझे काम दिया। ऑफ़िस के सारे ही लोग चले गए थे। बस अपने ऑफ़िस में वो बैठे थे, अपने केबिन में मैं बैठी थी। उन्होंने मुझे वहाँ पर अपने ऑफ़िस में फिर रात में बुलाया। टाइम हो रहा था कोई 10:30 का, और उन्होंने मुझे कहा कि बहुत देर से काम कर रही हो, लो ये खाना है, ये खाना खा लो और थोड़ा अपने आप को रेस्ट कराओ ताकि तुम काम करने में आराम से कर सको। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो खाना खाया, खाना खाते-खाते ही मुझे बड़ी तेज़ की नींद आने लगी, और जहाँ पर मैं लेटी तो वो एक छोटा-सा ना केबिन बना हुआ था। मुझे कहा कि इसमें जाके थोड़ा आराम कर लेना। मैंने कहा कि मुझे बहुत थकान हो रही है, थोड़ी देर मैं लेटती हूँ। ना तो उस दिन कोल्ड ड्रिंक था और ना ही कोई ऐसा ड्रिंक था जिसकी वजह से मुझे नींद आ रही थी। मैंने सोचा शायद मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए मुझे नींद आ रही है, और मैं जा कर के उसमें सो गई। उस केबिन में जब मैं सोई, मेरे साथ रात में क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। सुबह में मेरे कपड़े बिल्कुल अपनी जगह सही थे, और मैं उठ कर के चौंक गई कि पूरी रात मैं सोती रही, मैंने तो काम ही नहीं करा। और ऑफ़िस में चारों तरफ देखा तो सर भी मुझे नहीं दिखे, जिनके पास मैं काम कर रही थी। ऑफ़िस ऐसे ही खुला हुआ था जैसा हमेशा खुला रहता है। बाहर गार्ड काम कर रहे थे, झाड़ू पोछा वाली झाड़ू पोछा कर रही थी, और मैं घबरा के उठ गई और मैंने कहा कि ऑफ़िस में सब लोग आ गए? तो उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी सर अभी-अभी गए हैं, अब आप कहा है कि आप आराम करो। पर मेरे पेट में इतना तेज़ दर्द था, कमर मेरी दर्द से फट रही थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे पेट में अचानक इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं जैसे-तैसे उठी, और उठने के बाद में मैंने मुँह हाथ धोया, और फिर उसके बाद मैं घर चली गई, और साथ में मैं गार्ड को कह के गई कि कह देना कि मैं अब शाम में आऊँगी या फिर कल आऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। जब मैं अगले दिन गई तो मैंने सर से कहा, सर मैं ऐसे सो गई थी, आपको बुरा तो नहीं लगा? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और तुम्हें आज भी रात रुकना पड़ेगा यहाँ। मैंने कहा नहीं सर, मैं रात को नहीं रुक सकती, मेरी अम्मी मुझे गुस्सा करेगी। तो फिर उन्होंने मुझे एक फ़ोन में से एक मेरी वीडियो दिखाई और कहा कि ये सारा काम तुम्हारे साथ यहाँ पर हुआ है, अगर तुम यहाँ नहीं रुकोगी तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूँगा और तुम्हारे घर वालों को दिखा दूँगा। मजबूर होकर के मुझे उस रात भी आना पड़ा। मैं इतनी रोई, मैंने कहा कि मेरी इज़्ज़त भी गई, और ज़िंदगी में ज़िल्लत भी सामने आ गई, ये मेरे हाथों से क्या हुआ? मैं उस दिन जब मेरे पेट में दर्द था, मैं समझ गई कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ। उस आदमी ने धोखे के साथ मेरे साथ में वो काम करा जो कि कोई नहीं करता, और मेरी वीडियो बना के रख ली, और मैं रात और दिन रोती रही, उससे मिन्नतें की, पर उसने मुझे साफ कह दिया कि तुम्हारी वीडियोज़ मेरे पास है, अगर तुमने ज़रा भी चालाकी की तो मैं ये वीडियो तुम्हारे माँ-बाप को दे दूँगा। मजबूर होके मुझे उसके यहाँ जाना पड़ा, और फिर उसके बाद में उसने मेरा कई कई बार फ़ायदा उठाया। लेकिन जब मैंने देखा कि इसके हाथ मेरी सारी चीज़ें हैं, और अब मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगी, इसके हाथ की तो मैं कठपुतली बन के रह गई हूँ। मैंने अपने हक़ की लड़ाई के लिए अपने आप को खुद उठाया, और मैं सीधा पुलिस केस करने पुलिस स्टेशन चली गई, और वहाँ जा कर के मैंने खुल के सब बताया, क्योंकि मैं ये घुट-घुट के ज़िंदगी नहीं जी सकती थी। क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि आज ये बात यहाँ है, आगे जाके पता नहीं क्या होगा, और ये वक़्त मुझे कहाँ से कहाँ ले जाएगा। एक बार मेरी शोर मचेगा, सब मुझे बोलेंगे, लेकिन कम से कम मेरी ज़िंदगी बच तो जाएगी। मैं और किसी के हाथ की कठपुतली तो नहीं बनूँगी। मेरे माँ-बाप ने मेरा साथ दिया, और फिर उसके बाद में हमने मिल के उसके नाम की पुलिस केस करी, रिपोर्ट करी, और वहाँ पर मेरे लिए बहुत कुछ परेशानियाँ उठाने के लिए थी। उसने पैसा भरा, लेकिन उसके साथ-साथ मैंने भी कुछ प्रूफ़ ऐसे ही जमा करे थे, जिसकी वजह से मुझे इंसाफ़ मिला, और फिर उसके बाद में मैंने उसको सज़ा दिलाई। ये लड़कियाँ वो होती हैं जो कम उम्र की होती हैं, जिन्हें काम का बहुत लालच होता है, और वो है ना ऐसे लोगों के हाथ लग जाती हैं। ये इस कहानी बताने का मतलब यही है कि आप लोग इस कहानी से कुछ सीखें और समझें कि लोग आज के ज़माने में इंसान के नाम पे कलंक है, और कैसे-कैसे भेष में इंसान बैठा है, भेड़िया बने हुए।
बच्चों को नहीं देखते और ये सोचते हैं कि बस कैसे न कैसे करके वक्त से फ़ायदा उठाएं। छोटी छोटी उम्र की लड़कियां बेचारियां दूसरों के हाथ की कठपुतलियां बन जाती हैं और वो मुंह देखती रह जाती हैं। ये स्टोरी जिसने भेजी मुझे, मैं उनका नाम नहीं बता सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की भी ज़िंदगी के अंदर कोई हलचल हो। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, अपनी स्टोरी दी, जिसके लिए मैं उनका शुक्र अदा करती हूँ। आज मेरी आवाज़ के ज़रिए उन्होंने अपनी स्टोरी सुनी होगी, पता नहीं